सभी यूपीएससी और यूपीपीएससी उम्मीदवारों का स्वागत है। द डीप डाइव में आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने कुछ अधिकारों पर बात की थी। आज हमारा फोकस रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और हाँ, सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम कोशिश करेंगे अनुच्छेद 25 से 35 और इनसे जुड़े जो भी अहम पहलू हैं उन्हें समझने की। मकसद वही है, इन अधिकारों की एक साफ और संक्षिप्त समझ बनाना जो परीक्षा की तैयारी में काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये चर्चा भारतीय राज व्यवस्था पर आधारित प्रामाणिक टेक्स्ट्स पर बेस्ड है। नमस्ते। बिल्कुल, मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की आप कह सकते हैं नींव है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते को भी तय करते हैं। आज हम कुछ विशेष अधिकारों और उनकी जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान देंगे। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। अनुच्छेद 25 से 28, ये तो काफी विस्तृत लगता है। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 25 देखिए, ये भारत में सभी व्यक्तियों को, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नागरिक नहीं, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है और साथ ही अपने धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार भी देता है। इसमें धार्मिक बिलीव्स और प्रैक्टिसेस मतलब मान्यताएं और प्रथाएं दोनों आ जाती हैं। अच्छा, आपने कहा प्रचार करने का अधिकार। इस पर थोड़ी और स्पष्टता चाहिए होगी क्योंकि ये अक्सर बहस का मुद्दा बनता है। क्या इस पर कोई सीमाएं हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये साफ किया गया है कि प्रचार करने के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि किसी का जबरदस्ती या धोखे से धर्म परिवर्तन कराया जाए, क्योंकि वो फिर दूसरे व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का हनन होगा ना। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो अधिकार हैं अनुच्छेद 25 के, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इन पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के तहत सीमाएं लगाई जा सकती हैं। राज्य को भी ये अधिकार है कि वो धार्मिक आचरण से जुड़ी कोई भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या दूसरी सेकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट या प्रतिबंधित कर सके, या फिर सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकें, जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोलना। हाँ, और इसी अनुच्छेद में 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं, है ना? सिखों के कृपाण धारण करने से जुड़ा हुआ और हिंदू शब्द की व्याख्या। जी हाँ बिल्कुल। पहला कि सिखों का कृपाण धारण करना और लेकर चलना उनके धर्म के पालन का हिस्सा माना जाएगा, और दूसरा अनुच्छेद 25 के लिए हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले भी शामिल हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 हुआ व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, पर समूह के तौर पर कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम का क्या? उसके लिए है अनुच्छेद 26। ये हर धार्मिक संप्रदाय रिलीजियस डिनोमिनेशन या उसके किसी सेक्शन को कुछ अधिकार देता है, जैसे धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए संस्थाएं बनाना और उन्हें मेंटेन करना, अपने धर्म से जुड़े मामलों को खुद मैनेज करना, चल और अचल संपत्ति मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना और उसका मालिक होना, और फिर उस प्रॉपर्टी का कानून के हिसाब से प्रशासन करना। तो 25 व्यक्तिगत और 26 सामूहिक अधिकार, ये मुख्य अंतर हुआ। जी, और ये जो अनुच्छेद 26 के अधिकार हैं, ये भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं। अच्छा, क्या किसी भी ग्रुप को धार्मिक संप्रदाय मान लिया जाता है या सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कोई क्राइटेरिया तय किया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 शर्तें बताई हैं। पहला, ये लोगों का एक समूह हो जिनका एक विशिष्ट विश्वास सिस्टम हो। दूसरा, उनका एक कॉमन संगठन हो। और तीसरा, उनका एक अलग नाम हो। इसी बेसिस पर जैसे रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को हिंदू धर्म के तहत धार्मिक संप्रदाय माना गया है। समझ गई। अब आते हैं टैक्स पर। अनुच्छेद 27, क्या राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स लगा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 27 साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जाएगा। सरकार टैक्स से जमा पैसा किसी एक धर्म को प्रमोट करने में इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये हमारे सेक्युलर कैरेक्टर को बनाए रखता है। हाँ, लेकिन इसमें टैक्स और फीस का अंतर समझना जरूरी है ना? बिल्कुल सही। ये रोक कर यानी टैक्स पर है, शुल्क यानी फीस पर नहीं। अगर राज्य कोई सेक्युलर सेवा दे रहा है, जैसे मान लीजिए तीर्थयात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था, तो उसके लिए फीस ले सकता है। ठीक है, अब स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं। अनुच्छेद 28,
ये भी काफी सेंसिटिव इशू रहता है। हाँ, अनुच्छेद 28 इसी बारे में। देखिए, जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह राज्य की निधि से चलते हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट। पूरी तरह राज्य निधि से, मतलब कंप्लीटली स्टेट फंडेड। जी, लेकिन एक अपवाद है। अगर कोई संस्थान राज्य चला तो रहा है, पर वो बना किसी ट्रस्ट या एंडाउमेंट के तहत था, जिसके नियम में धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है, तो वहां दी जा सकती है। अच्छा, और जो संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त है या सहायता लेते हैं, उनका क्या? वहां नियम थोड़ा अलग है। ऐसे संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, या अगर वो नाबालिग है तो उसके गार्जियन की सहमति के बिना, किसी धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो मतलब वहां ये स्वैच्छिक होगा, वॉलंटरी। हाँ, बिल्कुल। तो मोटे तौर पर 4 तरह के संस्थान हुए। पूरी तरह सरकारी, शिक्षा नहीं। सरकारी प्रशासन पर ट्रस्ट द्वारा स्थापित, अनुमति है। राज्य से मान्यता प्राप्त, स्वैच्छिक। और राज्य से सहायता प्राप्त, स्वैच्छिक। ये स्पष्ट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की ओर। अनुच्छेद 29 और 30 ये खासतौर पर अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के हितों से जुड़े माने जाते हैं। हाँ, अनुच्छेद 29 का पहला क्लॉज कहता है कि भारत में कहीं भी रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और दूसरा क्लॉज कहता है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे या सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। तो पहला ग्रुप राइट है और दूसरा इंडिविजुअल राइट। बिल्कुल। क्या अनुच्छेद 29 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है? अक्सर ऐसा समझा जाता है। नहीं, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अनुच्छेद 29 में नागरिकों के किसी भी वर्ग, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स शब्द इस्तेमाल हुआ है, न कि सिर्फ अल्पसंख्यक। तो ये अधिकार अल्पसंख्यकों के साथ साथ मेजॉरिटी पर भी लागू हो सकता है, अगर उनकी कोई खास भाषा, लिपि या संस्कृति है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी, और ये धार्मिक और भाषाई दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देता है। और हाँ, इसमें अपनी भाषा बचाने के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल माना गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 30 वो शिक्षण संस्थान स्थापित करने के अधिकार से जुड़ा है। जी हाँ, अनुच्छेद 30 सीधे तौर पर सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसमें एक अहम बात 44th संशोधन से जोड़ी गई थी। संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ। हाँ, कि अगर राज्य किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जमीन या प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करता है, तो मुआवजा इतना मिलना चाहिए कि उनका ये अधिकार खत्म या कमजोर ना हो जाए। और ये भी कि सरकार मदद देने में, मतलब एड देने में, माइनॉरिटी द्वारा चलाए जा रहे किसी संस्थान से भेदभाव नहीं करेगी। तो अनुच्छेद 29 और 30 में मुख्य फर्क क्या हुआ? मुख्य फर्क ये है कि अनुच्छेद 30 सिर्फ अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई के लिए है, जबकि अनुच्छेद 29 का दायरा बड़ा है। वो नागरिकों के किसी भी वर्ग पर लागू होता है, जिसने मेजॉरिटी भी आ सकती है। और एक बात, संविधान में अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। अच्छा, तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज खोलने और चलाने का अधिकार देता है। क्या इन पर राज्य का कोई कंट्रोल होता है? हाँ, ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रेगुलेशन हो सकता है। 3 तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं मोटे तौर पर। एक, जो सरकार से मान्यता और पैसा दोनों चाहते हैं। दूसरे, जो सिर्फ मान्यता चाहते हैं, पैसा नहीं। तीसरे, जो ना मान्यता चाहते हैं, ना पैसा। जो पहले 2 तरह के हैं, उन पर राज्य का रेगुलेटरी कंट्रोल ज्यादा होता है। सिलेबस, टीचर्स की क्वालिफिकेशन, साफ सफाई वगैरह। तीसरे वाले अपने मामलों में ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, पर उन्हें भी देश के सामान्य कानून मान्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ गाइडलाइंस दी शायद। जी हाँ, मलंकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 में कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपनी मैनेजमेंट कमेटी चुनने, योग्य स्टाफ रखने, अपनी पसंद के योग्य छात्रों को एडमिशन देने, उचित फीस तय करने, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का हक है। लेकिन ये सब नियमों के दायरे में, मतलब कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है। राज्य एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, टीचर्स की सेवा शर्तें, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए नियम बना सकता है। राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, नैतिकता, स्वास्थ्य, ये सब बातें इन पर भी लागू होती हैं। उद्देश्य बराबरी पर लाना है, न कि ज्यादा फायदा देना। बिल्कुल।
चलिए अब उस अधिकार पर आते हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अनुच्छेद 32 खुद में एक मौलिक अधिकार है। ये बाकी मौलिक अधिकारों को लागू कराने का, मतलब एनफोर्स कराने का एक गारंटीड तरीका है। अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अधिकार ही एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसकी गारंटी है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे लागू कराता है इन अधिकारों को? सुप्रीम कोर्ट निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। संसद चाहे तो किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है, पर अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। हाई कोर्ट्स को अनुच्छेद 226 के तहत ये पावर पहले से है। और हाँ, अनुच्छेद 32 को सस्पेंड सिर्फ संविधान में बताए तरीके से ही किया जा सकता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से गार्जियन हुआ फंडामेंटल राइट्स का। बिल्कुल सही। डिफेंडर एंड गारंटर, रक्षक और गारंटर। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल है, मतलब आप सीधे जा सकते हैं, अपील से नहीं। पर यह एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट भी ये काम कर सकता है। इसका मकसद है गारंटीड, इफेक्टिव, तेज, सस्ता और समरी रेमेडी देना। लेकिन ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के हनन पर ही हो सकता है, किसी और कानूनी या संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं। आपने रिट का जिक्र किया जी। ये क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं? रिट कोर्ट के खास लिखित आदेश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 दोनों 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। ये ब्रिटिश कानून से ली गई हैं। इनके नाम हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्शियोरैरी और अधिकार प्रच्छा, क्वो वारंटो। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ये रिट कब और क्यों जारी की जाती हैं? जरूर। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मतलब शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने और हिरासत की वजह जानने का आदेश देता है। अवैध पाए जाने पर रिहाई का आदेश। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों के खिलाफ हो सकती है। दूसरा, परमादेश, मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। ये किसी पब्लिक ऑफिसर या बॉडी को उसकी कानूनी ड्यूटी करने का आदेश देने के लिए है, अगर वो उसे नहीं कर रहा है। ये प्राइवेट लोगों पर लागू नहीं होती। तीसरा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। ये हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से रोकने के लिए है। ये तब जारी होती है जब केस चल रहा हो। ये सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ है। चौथा, उत्प्रेषण, सर्शोररी, मतलब प्रमाणित होना या सूचना देना। ये भी हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। इसके जरिए या तो केस को ऊपर मंगाया जाता है या नीचे के कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाता है। ये जुरिस्डिक्शन की कमी या अधिकता या कानून की साफ गलती के आधार पर जारी होती है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी हो सकती है। ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। 5. अधिकार पृच्छा, को वरांटो, मतलब किस अधिकार से। ये किसी व्यक्ति के पब्लिक ऑफिस पर दावे की लीगैलिटी जांचने के लिए है। ये पूछती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। इसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति मांग सकता है, जरूरी नहीं कि पीड़ित ही हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट्स जारी कर सकते हैं। इनके रिट जुरिस्डिक्शन में क्या मुख्य अंतर हैं? हाँ, 3 मुख्य अंतर हैं। पहला दायरा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए, मतलब ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी कर सकता है। तो इस लिहाज से हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है। दूसरा इलाका, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कहीं भी रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट सामान्यतः अपने राज्य क्षेत्र में ही कर सकता है। तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का दायरा बड़ा है। तीसरा, नेचर। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः मना नहीं कर सकता। जबकि अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है, वो मना भी कर सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स हमेशा हर किसी पर एक जैसे लागू होते हैं या इसमें भी कुछ अपवाद है? हाँ, अपवाद हैं। जैसे अनुच्छेद 33, ये संसद को पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस
इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह के सदस्यों के फंडामेंटल राइट्स को उनकी ड्यूटी और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सीमित कर सके या खत्म कर सके। ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है। जी, सिर्फ संसद के पास, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। और संसद के ऐसे कानून को कोर्ट में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। और मार्शल लॉ के दौरान क्या होता है? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन से जुड़ा है। जब किसी इलाके में मार्शल लॉ लागू हो तो उस दौरान फंडामेंटल राइट्स पर रोक लग सकती है और संसद कानून बनाकर सरकारी कर्मचारियों या किसी और व्यक्ति को उस दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कामों के लिए सजा से बचा सकती है, इंडेमनिफाई कर सकती है, भले ही उन कामों से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो। मार्शल लॉ संविधान में डिफाइंड नहीं है ना? नहीं, ये अंग्रेजी कॉमन लॉ से आया है। इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल, जहां सामान्य कानून और सरकार सस्पेंड हो जाते हैं। ये नेशनल इमरजेंसी से अलग है। हाँ, इनमें अंतर क्या है? देखिए, मार्शल लॉ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करता है। नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ सेंटर स्टेट रिलेशन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को भी प्रभावित करती है। मार्शल लॉ में सरकार, कोर्ट सस्पेंड हो जाते हैं, इमरजेंसी में चलते रहते हैं। मार्शल लॉ किसी खास इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर लगता है, इमरजेंसी युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर। मार्शल लॉ का संविधान में बस जिक्र है। इमरजेंसी के लिए विस्तृत प्रावधान अनुच्छेद 352 है। इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 35। ये कहता है कि कुछ खास फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी, राज्यों के पास नहीं। कौन से खास अधिकार हैं ये? जैसे अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी के लिए निवास की शर्त तय करना, अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने के लिए अन्य कोर्ट्स को पावर देना, अनुच्छेद 33 में फोर्सेस के राइट्स पर रोक लगाना और अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के दौरान किए गए कामों के लिए प्रोटेक्शन देना। उद्देश्य है कि इन मामलों में पूरे देश में एकरूपता रहे। साथ ही जिन कामों को फंडामेंटल राइट्स के तहत अपराध माना गया है, जैसे छुआछूत अनुच्छेद 17 या मानव तस्करी अनुच्छेद 23, उनके लिए सजा तय करने का कानून भी सिर्फ संसद ही बना सकती है। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसकी क्या स्थिति है, ये जानना उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल संविधान में ये अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था, पर ये सबसे ज्यादा विवादित रहा। बहुत सारे संशोधन हुए। आखिरकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया। अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 डिलीट कर दिए गए और इसकी जगह संविधान के भाग 12 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 300A। अनुच्छेद 300A क्या कहता है? ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कानून के अधिकार के बिना किसी की प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती। तो अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। और ये संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी नहीं है। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि अब संसद इसे सामान्य कानून बनाकर बदल सकती है। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं। ये सरकार के मनमाने एक्शन से तो बचाता है, पर संसद के कानून से नहीं। इसके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 नहीं जा सकते। हाँ, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 जा सकते हैं। और अब प्रॉपर्टी लेने पर मुआवजे का गारंटीड अधिकार भी सामान्यतः नहीं रहा। क्या मुआवजे के कोई अपवाद है जहां गारंटी अभी भी है? हाँ, 2 अपवाद हैं। पहला, अगर किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन ली जाती है, अनुच्छेद 30। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की वो जमीन ली जाती है जो उसकी पर्सनल खेती में है और तय सीमा के अंदर है, अनुच्छेद 31A। ठीक है, अब कुछ ऐसे कानूनों की बात करते हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये अपवाद मतलब एक्सेप्शंस क्या हैं? अनुच्छेद 31A, 31B, 31C। हाँ, ये सेविंग क्लॉज कहलाते हैं। अनुच्छेद 31A 5 तरह के कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन की चुनौती से बचाता है। ये ज़्यादातर जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, कंपनियों के मैनेजमेंट या मर्जर से जुड़े कानून हैं। अनुच्छेद 31B इससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। ये 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में डाले गए कानूनों को किसी भी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की चुनौती से बचाता है। ये पहले संशोधन से जोड़ा गया था, खासकर भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए। लेकिन क्या 9वीं अनुसूची में डाल देने से कानून हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है? इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई अहम फैसला आया था? हाँ बिल्कुल, IR कोहेलो केस 2007 में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बाहर नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती फैसले की तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि क्या वो अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। और अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C उन कानूनों को अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन से बचाता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुच्छेद 39B या C को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। ये संसाधन के समान वितरण और धन के संकेंद्रण को रोकने से जुड़े हैं। केशवानंद भारती केस ने इसके एक हिस्से को असंवैधानिक ठहराया था। बाद में 42वें संशोधन ने इसका दायरा सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक बढ़ाने की कोशिश की, जिसे मिनर्वा मिल्स केस ने रद्द कर दिया। तो अभी ये सिर्फ 39B और C के लिए लागू है। हमने इन अधिकारों के कई पहलू देखे, इनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, पर इनका महत्व भी बहुत ज्यादा है। संक्षेप में इस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, आलोचनाएं होती हैं कि इन पर सीमाएं बहुत हैं। कई जरूरी सामाजिक आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार शामिल नहीं है। भाषा कहीं कहीं अस्पष्ट है। संसद बदल सकती है तो ये स्थायी नहीं है। इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाते हैं। उपचार महंगा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अनुच्छेद 22 जैसा प्रावधान है। एक कोहेरेंट फिलॉसफी की कमी लगती है वगैरह। लेकिन इनका महत्व देखिए, ये लोकतंत्र का आधार हैं, व्यक्ति की आज़ादी के रक्षक हैं, कानून का राज स्थापित करते हैं, अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा देते हैं, सेक्युलर ढांचे को मजबूत करते हैं, सरकार पर अंकुश लगाते हैं, सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल। क्या संविधान के भाग 3 के बाहर भी कुछ अधिकार हैं? हाँ, कुछ अधिकार भाग 3 के बाहर भी हैं। वो फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, पर संवैधानिक या कानूनी अधिकार हैं। जैसे अनुच्छेद 265 बिना कानून के टैक्स नहीं, अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। ये भी जस्टिशिएबल हैं, पर इनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 नहीं जा सकते। सामान्य केस या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 का रास्ता अपनाना होता है। तो ये थी हमारी अहम मौलिक अधिकारों पर केंद्रित चर्चा। धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार और इनसे जुड़े दूसरे पहलू। हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या सीमाएं हैं और परीक्षा के लिए इनकी समझ क्यों जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना है कि ये अधिकार स्टैटिक नहीं है। कोर्ट की व्याख्याएं, समाज के बदलाव, संसद के संशोधन, ये सब इन्हें लगातार आकार देते रहते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि आज के बदलते दौर में व्यक्तिगत अधिकारों, समूहों के अधिकारों और राज्य की ज़रूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बने, ये एक लगातार चलने वाली बहस है जिस पर सिविल सेवा के उम्मीदवारों को विचार करना चाहिए। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे सभी श्रोताओं, खासकर यूपीएससी और यूपीपीएससी उम्मीदवारों की तैयारी में मददगार होगी।